मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सीरीज की शुरुआत किया गया था, मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न, और इसमें विज्ञान और मैथ से शुरू किया गया था। तो विज्ञान का ही सेट नंबर 7 है। इसके पहले का जो सेट नंबर 6 है वो सभी अपलोड किया जा चुका है। तो आप जानते हैं कि विज्ञान में 80 क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें 40 आपको करने होते हैं। तो 40-40 का एक सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, यानी आज का जो एक सेट है उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किसी दर्पण की मतलब किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। मैंने आपको बताया था, या वो दर्पण हो या आपका लेंस हो, फोकस दूरी के संदर्भ में दोनों के लिए सेम ही चीज होता है। दर्पण हो या लेंस हो, तो देखिए ये कौन सा नहीं आपको याद आए ना, तो कभी कभी आप फिगर बना लीजिए। ये कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का फोकस सीधा होता था और सी होता था। अवतल दर्पण इधर, इसको मान लेते हैं मूल बिंदु। तो इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर एक्स एक्सिस निगेटिव। इधर जो भी दूरी होगा ना माइनस में होगा, यानी इधर एफ है यानी माइनस एफ होगा। यानी आपका क्या देखें, दर्पण हो या लेंस हो, यानी अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो उसका पॉजिटिव होता है और आपका फोकस दूरी। तो बोला किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक हो, ऋणात्मक किसका होगा? या तो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो। देखिए क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण नहीं जी, अवतल दर्पण हाँ जी अवतल, उत्तल दर्पण नहीं जी, इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण का हमारा फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है, जबकि इसका प्लस में होता है। ठीक है, तो आपको कभी नहीं आए बस एक छोटा सा फिगर बना लीजिए, इससे तो क्लियर हो जाता है ना कि अवतल दर्पण है तो इधर फोकस है, तो भाई इसको मूल बिंदु मानते हैं तो इधर वो माइनस में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दर्पण की फोकस दूरी ए और वक्रता त्रिज्या ए आर में क्या संबंध है? अब अभी देखिए, अब सिर्फ ये सब याद मत कीजिए, सबको ड्रॉ करके देखा कीजिए। देखिए ये मूल बिंदु है, इधर एफ होता है और यहाँ सी होता है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को एफ बोलते हैं और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। और जबकि ए भी एफ होता है और ए भी एफ होता है, यानी क्या देख रहे हैं, एफ एफ टू, यानी आर बराबर क्या है? टू एफ है। यानी आप एफ बराबर निकालिएगा तो क्या होगा? आर बाई टू। ऐसे भी आपको याद होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या होता है ना, उसका आधा फोकस दूरी होता है। ऐसा भी कभी कभी याद कीजिए, वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है। ये देखिए एफ बराबर आर बाई टू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब हम आपको मानो नेत्र और रंग बिरंगा संसार वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हमने बताया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। और जबकि न्यूनतम दूरी, जबकि अनंत दूरी क्या होगा, जबकि दूर की दूरी क्या होगा? न्यूनतम दूरी। और अधिकतम दूरी, मतलब स्पष्ट देखने की अधिकतम अधिकतम दूरी क्या होता है? तो ये होता है, अगर नॉर्मल आंख है तो इन्फिनिटी, यानी अनंत। अनंत तक हमारा अनंत तक हमारा आंख देख सकता है। तो न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी तो अनंत। यानी आप क्या देखें कि मेरा आंख जो है ना, अनंत से लेके 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और इसी को क्या बोलते हैं? दृष्टि परास, विजन रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विजन रेंज। ठीक है, क्या बोलते हैं? विजन रेंज या दृष्टि परास्त। कहां से कहां? इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर, यानी अनंत से लेके आपका 25 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 मीटर नहीं जी, 25 सेंटीमीटर हाँ जी। तो देखिए सेंटीमीटर और मीटर पे ध्यान देखिएगा, देखिए मिलीमीटर लिखा है, सब में 25 से 25 दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। यानी हम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक को चीजों को देख सकते हैं, उसके अंदर की दूरी को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। 3 के बाद 4। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अधिक झुकता है? तो आपको बताए थे हम कि जब एक कोई प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश अगर इस पे आपतित हुआ तो अपवर्तन के बाद ये क्या होगा? 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपन कहते हैं। 2 4 6 वर्ण विक्षेपन कहते हैं।
और इस पे एक वन पट मिलता है जिसे, इस पे एक क्रम मिलता है जिसे हम वन पट स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते थे, इसमें आपको क्या बताए थे, विबग्योर होता है, विबगयो, ये होता है विबग्योर, यानी VIBGYOR, ये होता है विबग्योर। 2 4 6 7 7 रंगों में। अब बोल रहा है कि इसमें से सबसे कम कौन सा झुकता है, तो देखिए यहां से आया और झुका है, तो भी है, भी सबसे ज्यादा झुका है ना, जबकि आर क्या है, आर यहीं पे है, आर सबसे कम झुका है, यानी रेड यानी लाल रंग जो होता है ना, उसका सबसे कम झुकाव होता है, यानी सबसे कम वही झुकता है। ठीक, तो बस आपको ऐसे देखना चाहिए, भी वायलेट यानी बैगनी सबसे अधिक झुक, यानी आधार की तरफ मुड़ता। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। तो देख, हम आपको बताए थे कि मानव आंख की रेटिना जो आंख में होता है वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस होगा तो वो आपको बनाता है वास्तविक, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा और छोटा बनाता है। जो हमारे आंख का लेंस होता है ना, कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक, उल्टा, छोटा। लेकिन हमारे मस्तिष्क में ऐसी व्यवस्था है कि इसी प्रतिबिंब को वो छोटा को बड़ा कर देता है, ठीक है, उल्टा को सीधा कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मस्तिष्क में वो व्यवस्था है। लेकिन हमारा आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे, वो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। तो देखिए तो कहाँ है, आभासी नहीं जी, वास्तविक उल्टा हाँ जी, आभासी उल्टा नहीं जी, वास्तविक और सीधा नहीं जी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। आपको हम बताए थे, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। उल्टा वास्तविक ये हमेशा साथ साथ आएगा, कहीं उल्टा लिखिए तो समझिए वो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, ये कौन सी प्रकाश की कौन सी घटना है। जब हम आपको वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ा रहे थे, उसके बाद हमने आपको प्रकाश का वन विक्षेपण पढ़ाया था, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको बताए थे कि प्रकीर्णन के कारण ही, प्रकीर्णन के कारण था, प्रकीर्णन इसका कारण होता है। प्रकीर्णन में होता क्या है कि एक पार्टिकल, छोटे छोटे कण से प्रकाश किरण उससे टकराती है और छितरा जाती है। छितराने का होना होता है ना, सबसे अधिक छितराव क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, यानी नीला रंग का होता है। सबसे अधिक छितराने का कारण नीला रंग होता है, इसीलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण क्या होता है, दर्पण में काम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको 3 चीज पढ़ाए थे, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों की आभासी स्थिति, और आपका अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये आपका प्रकाश के अपवर्तन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देखिए, इस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, दर्पण जब हम पढ़ाए थे तो आपको दर्पण में हमने क्या पढ़ाया था, 3 पढ़ाया था, एक तो समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, और एक हमने पढ़ाया था उत्तल दर्पण। तो देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ाया था कि बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा बड़ा नहीं बनेगा। इसमें क्या बनता है, बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि वस्तु हमारा कहाँ है। और दर्पण में हम आपको बताए थे, अवतल दर्पण में 7 स्थिति होता है, 7 स्थिति से हम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, लेकिन उत्तल में 3 होता है। तो इसमें क्या बनता है, इसमें हमेशा बनेगा छोटा या बराबर बनेगा। तो आपने क्या देखा, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बराबर बनेगा, अवतल में बड़ा और छोटा दोनों बन सकता है, जबकि उत्तल में छोटा और बराबर, बराबर बनेगा तो छोटा बनेगा। पूछा है किस दर्पण से वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो नहीं होगा जी, क्योंकि इसमें बराबर बनता है। अब देखिए, इसमें बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, तो नहीं, बड़ा भी बन गया। अब इसमें है देखिए, छोटा नहीं तो बराबर बनेगा, यानी यही होगा जिसमें हमारा प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। बस आपको ये सब कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ किसमें, इसमें बड़ा छोटा दोनों बनता है, इसमें छोटा और बराबर बनेगा, तो हमेशा पूछा कि छोटा प्रतिबिंब बनना चाहिए, भाई उत्तल दर्पण ले लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष। तो देखिए, हम आपको इसको बढ़िया से जब चैप्टर पढ़ाए थे थ्योरी में, तब आपको बढ़िया से बताए थे सबका डायग्राम बना बना के कि कैसे कैसे क्यों होता है निकट। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए यहाँ पे शॉर्ट आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए, दोष कौन सा दोष है, दो दोष, निकट और दूर दोष। ठीक है, अब देखिए, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और दूर के देखने के लिए क्या करना चाहिए, हम दूर वाला लेंस लगा देना चाहिए,
दूर वाला तो देखिए, अब आंख में लेंस कौन सा होता है? उत्तल। आंख में लेंस हमारा उत्तल होता है। और लेंस कितने प्रकार का? उत्तल है नहीं तो अवतल, यही होगा ना, उत्तल, उत्तल नहीं तो अवतल। तो देखिए आंख का लेंस तो हमारा ऑलरेडी उत्तल है। तो देखिए, अब देखिए उत्तल तो आंख में है, यहां भी आंख में होगा और यहां भी आंख में, तो उत्तल लेंस है। अब देखिए, पकड़िए, ट्रिक पकड़ लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। दूर के दिखने के लिए हमें दूर वाला प्रतिबिंब लगाना, दर्पण लगाना, लेंस लगाना होगा। यानी इसमें लगाना होगा आपको अवतल और इसमें लगाना होगा। अब देखिए कैसे हम आपको बता देते हैं, हमेशा याद रखिए। देखिए लेंस तो दो ही होगा, उत्तल नहीं तो अवतल। आंख में हमारा उत्तल है, आंख में उत्तल है, तो हम कौन कौन सा लगा सकते हैं? या तो हम उत्तल लगा सकते हैं या नहीं तो अवतल लगा सकते हैं। बस लेंस दो ही है, ठीक है। जब निकट का अगर दोष है ना, तो हम दूर का, इसको ठीक करने के लिए दूर का लेंस लगाएंगे। मानिए उत्तल का करीबी कौन? उत्तल होगा, ये अवतल दूर का हो गया, क्योंकि अलग अलग है दोनों। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम दूर का अवतल लगाएंगे, लेंस लगाएंगे। और दूरी नहीं, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? दूर के उल्टा नजदीक। देखिए ये क्या है? उल्टा करना है जी। जौन सा दोष रहेगा निकट दृष्टि दोष, तो निकट के उल्टा क्या होता है? दूर। दूर वाला लेंस लगाएंगे। तो उत्तल का दूर कौन होगा? अवतल। उत्तल का नजदीक तो उत्तल होगा ना भाई, उत्तल उत्तल एक है, तो नजदीकी है दोनों में रिलेशन। और ये दूर का है, तो निकट को ठीक करने के लिए दूर का लेंस लगाएंगे, दूर को ठीक करने के लिए दूर का उल्टा निकट करेंगे, तो निकट लगाएंगे। तो उत्तल का निकट कौन होगा? उत्तल लेंस। तो ठीक है, तो याद रखिए, उसका उल्टा करके वहीं लगाना है। अब देखिए इसमें पूछा निकट दृष्टि, तो निकट के लिए दूर वाला लगाएंगे। तो उत्तल के दूर कौन सा होता है? अवतल। तो अवतल लगा, बस याद रख लीजिए। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? देखिए विद्युत धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर दिखाता है। ये जैसे ही आपके परिपथ में अगर विद्युत हल्का सा भी रहेगा, माइनर भी विद्युत रहेगा, तो गैल्वेनोमीटर कर दिया। मोटर क्या होता है? मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जबकि जनरेटर क्या होता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वोल्ट मीटर क्या है? इससे वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर हमें विद्युत में। अब एम्पियर क्या होता है? आम मीटर क्या होता है? तो करंट यानी विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। विद्युत धारा की उपस्थिति, यानी मान के चलिए परिपथ है, तो इसमें विद्युत धारा है कि नहीं, इसकी स्थिति सिर्फ बताता है गैल्वेनोमीटर। लेकिन आम मीटर क्या होता है? इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेजरमेंट करता है। तो आम मीटर विद्युत धारा का माप करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर सिर्फ ये बताएगा कि हाँ इसमें करंट है कि नहीं, कितना करंट है वो नहीं बताता है। उसके लिए हमें आम मीटर का। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए चुंबक वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको दो नाम मिलेगा, एक तो फ्लेमिंग का और एक मैक्सवेल का। ठीक, मैक्सवेल का जो आपका था ना, फ्लेमिंग में दो था और मैक्सवेल में एक था। मैक्सवेल का हस्त का नियम था, मैक्सवेल दक्षिण हस्त का नियम। मैक्सवेल का था क्या? दक्षिण दक्षिण हस्त का नियम, हस्त का नियम, ठीक है, दक्षिण। जबकि फ्लेमिंग का क्या था? फ्लेमिंग का तो दो था, फ्लेमिंग का वाम हस्त और दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त और वाम हस्त। इसमें था आपका वाम हस्त और दक्षिण हस्त, दक्षिण हस्त का नियम का क्या था? नियम। ठीक है, तो आप देखिए अब दो तीनों में क्या था ये देख लीजिए। फ्लेमिंग में दो था, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो था ना, वो फ्लेमिंग का दिया हुआ था। इसमें दाएं हाथ का अंगूठा फ्लेमिंग का। जो मैक्सवेल का नियम था, मैक्सवेल का नियम तो क्या देता था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता था। ये क्या बताता था? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलता है। जबकि वाम हस्त, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम क्या बनाता है? चालक बल, चालक पर क्या बल लग रहा है वो बताता है। वाम हस्त बराबर चालक पर कितना बल लग रहा है, चालक पे बल बताता है। जबकि दक्षिण हस्त का नियम क्या बताता है? ये बताता है आपका
प्रेरित धारा की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो बस याद रखिए, दाएं हाथ के अंगूठा का नियम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ठीक है, फ्लेमिंग दाएं हाथ का भी दिए थे और बाएं हाथ का भी दिए थे। तो दोनों का उपयोग क्या है? तो वाम हस्त का जो नियम है वो चालक पे बल कितना लगता है उसका बताता है, और दक्षिण हस्त का नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है। जबकि मैक्सवेल का है दक्षिण हस्त का नियम ये क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। ठीक है, एक देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर आपका विद्युत धारा का। और कूलम किसका आता है? आवेश का। तो ये सब याद रखना चाहिए। ओम प्रतिरोध का, एम्पियर विद्युत धारा, कूलम आवेश का, और वोल्ट विभवांतर या वोल्टेज का। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ाया जा सकता है? आपने संयोजन पढ़ाने के समय दो पढ़ाए थे हम, क्या? श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि आर प्रतिरोध जो होता है ना, सब जितना आर लिखे रहेंगे उस सबको जोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा? जो आर समतुल्य प्रतिरोध होगा बढ़ जाएगा। वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम। जबकि समांतर क्रम का क्या होता है? आर पैरेलल में होता है 1/r प्लस 1/r2 जितना रहे। तो ये देख रहे हैं बट्टा में, यानी इसमें कम हो जाता है। समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है? कम हो जाता है समतुल्य प्रतिरोध। जबकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहेगा तो समतुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये पूछा किसमें बढ़ेगा? समतुल्य। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? आपको हमेशा एक काल्पनिक होती है, याद रखिएगा। चुंबकीय बल रेखा यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइन तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्या होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। मैग्नेट, मैग्नेट चुंबक है तब वो रेखा है, चुंबक नहीं तो रेखा नहीं, तो काल्पनिक है ना हुआ। मतलब चुंबकीय बल रेखा चुंबक है जब तक, मानिए चुंबक है नॉर्थ और साउथ, तब वो रेखा होगा, चुंबक हटेगा वो रेखा नहीं। ठीक है, ये इसलिए काल्पनिक हो। देख देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये तो आपको याद होगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। नहीं है तो देखिए कैसे बनता है, 1 किलोवाट आवर है। देखिए, एक तो 1 किलो को क्या लिखते हैं? 1000, और वाट आवर, ये क्या हो गया? 1000 वाट। देखिए, वाट को रहने दीजिए और आवर को चेंज कर दीजिए आप सेकेंड में। आवर में क्या होता है? 1 आवर में 60 मिनट और उसमें 60 सेकेंड। अब देखिए, 1000 हो गया और ये क्या हो जाएगा? 3600। ये क्या? वाट और सेकेंड हो गया। देखिए, अभी 3600 गुना कीजिए, 36 2 जीरो है, 3 जीरो यानी 5 जीरो होगा और ये वाट सेकेंड होगा। अब देखिए, इसको लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद एगो जीरो बनाइए तो 3.6 और गुना 10⁻6 जीरो। वाट सेकेंड को क्या लिखते हैं? जूल लिखते हैं। वाट सेकेंड क्या है? जूल है। तो क्या देख रहे हैं? 3.6 गुना 10⁻6। तो याद भी कर लीजिए, या आपको याद ना हो तो ऐसे बस बना लीजिए, सेकेंडों का काम है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा, देखिए ऊर्जा का स्रोत दो होता है, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा होता है मतलब वो बार बार बन सकता है, जैसे सूर्य ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या? सूर्य हमेशा रहेगा, शाश्वत है, तो शाश्वत है, सूर्य से हमेशा ऊर्जा मिलता रहेगा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा थोड़ी है कि समाप्त हो जाएगा, नहीं हो, तो वैसे ऊर्जा को नवीकरणीय बोलते हैं। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय है? नहीं जी। सौर ऊर्जा, हाँ जी सौर ऊर्जा है। कोयले से प्राप्त नहीं, कोयला एक दिन समाप्त हो सकता है। प्राकृतिक गैस, ये भी एक दिन समाप्त हो सकता है, लेकिन सौर नहीं समाप्त होगा। सौर ऊर्जा हमारा नवीकरणीय, यानी उसका पुनर्चक्रण हो सकता है, दोबारा बन सकता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तो देखिए, बहुत माइनर क्वेश्चन है, आपको बताए हैं कि उत्तल लेंस को बोलते हैं, उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस अपसारी होता है। क्यों? देखिए, कि अवतल लेंस है, जैसे ही इधर समांतर रेखा आएगा तो यहाँ से क्या ऐसे जाएगा, ये क्या होगा? तो ऐसे फैल जाता है, नहीं ये फैलता है, ऐसे फैलेगा, फैलता है, इसलिए अपसारी बोलते हैं। जबकि आपका देखिए ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस आएगा यहाँ पे फोकस करेगा, यहाँ पे फोकस करेगा, यहाँ पे फोकस करेगा, ये अभिसारी करता है, जबकि ये अपसारी होता है। तो अपसारी लेंस कौन सा होगा? आपका अवतल लेंस। ठीक
है, अवतल लेंस आपका अपसारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? हम आपको बताए थे ट्रिक, आर बी और आरबीजी याद रखिए प्राइमरी कलर होता है। आर फॉर रेड तो रेड हो गया, बी फॉर ब्लू नीला हो गया, ग्री फॉर हरा यानी सब सभी होगा। प्रकाश का प्राथमिकरण प्राइमरी कलर कौन सा होता है? तो आरबीजी याद रखिए। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? हम जब आपको मानव नेत्र पढ़ा की संरचना पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था उसमें बाह्य भाग, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। बाह्य संरचना में हमने 4 चीज बताया था, श्वेत पटल, कॉर्निया के बाद आइरिस और प्यूपिल या परितारी क्या बोलते थे, एक तो कॉर्निया होता था, एक पुतली होता था और एक आइरिस होता था और एक श्वेत पटल, 4 भाग होता था। और आंतरिक भाग में नेत्र लेंस, क्लियरी मांसपेशिया, 2 द्रव्य रहता था और रेटिना रहता था। तो बोल रहा है कि कौन सा रंगीन भाग होता है? कॉर्निया में क्या होता है? इससे प्रकाश प्रवेश करता है, आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया से। पुपिल क्या होता है? पुपिल यानी देखिए रेटिना में क्या प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनता है इसमें। आइरिस में क्या होता है? आइरिस में इसी यही रंग का निर्धारण करता है आंख का। लेकिन पुपिल क्या होता है? पुपिल जिसको पुतली बोलते हैं, पुतली ये क्या दिखा करता है? इसका काम होता है प्रकाश की मात्रा का निर्धारण कर, प्रकाश की मात्रा का निर्धारण कर, मात्रा का निर्धारण कर रहा है कितना हमें प्रकाश चाहिए। कलर कलर कौन भाग है? आइरिस के कारण कलर होता है, तो परितारिका बोलते हैं। 1 HP देखिए 1 HP 1 HP, HP मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर पावर की मात्रा हो गया। इसे पावर पी से समझिए, 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर यानी पावर का मात्रा यानी शक्ति का मात्रा। तो 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। अब देखिए वाट है, वाट भी पावर का मात्रक होता है और ये भी HP भी पावर का मात्रक हो गया। यानी HP क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक पावर का। देख रहे हैं कि 1 HP बराबर 746 वाट, 1 HP बराबर 746 वाट। अभी आपको ये पूछ देगा HP 1 HP किसका मात्रक है? तो HP हॉर्स पावर हो गया, ये अश्व शक्ति यानी शक्ति का मात्रक है। ये भी आपसे कभी ध्यान से पूछ सकता है। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है ना वो आपकी इमेज को बड़ा करके दिखाता है, चीजें छोटा रहे उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बड़ा करके दिखाता है। तो अब बताइए किस लेंस, अब देखिए लेंस में ऐसा होता है क्या? नहीं, दर्पण में होगा। कौन सा दर्पण है जो छोटा चीज को बड़ा दिखाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा? तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है या तो बराबर बनेगा और नहीं तो छोटा बनेगा। इसमें तो बड़ा बनने के चांसेस है ही नहीं जी। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में इसका उपयोग कहाँ करेंगे? एक ही तो बचा ना, अवतल दर्पण, इसी में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मैग्नीफाई करके बताएगा हमको ग्लास। तो ये हमारा अवतल दर्पण। नेक्स्ट देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कौन कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही किसी तत्व के बाहरी भाग में घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन ही प्रभावित होता है। यानी जब विद्युत धारा बहता है तो परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? अब देखिए कैसे बताइएगा। अब शक्ति, शक्ति का मात्रक क्या होता है? ये तो वाट होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल, जूल होता है। तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा अब देखिए ये सब तो हो गया, अब आपको आवेश का मात्रक भी, अभी आपको एम्पियर घंटा दे रखा है यानी एम्पियर। तो देखिए अब आपको सोचना चाहिए कि आखिर ये किससे बना होगा। एम्पियर है और घंटा है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? आई का। और घंटा कितना है? समय का यानी टी का, टाइम है। अब IT देखिए, IT किसी फॉर्मूला में आता है क्या? हाँ जी, Q बराबर IT तो होता है। आप पढ़े होंगे, आपको पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो करंट होता है यानी विद्युत धारा होगा, आवेश का प्रति इकाई समय में प्रभावित आवेश को, प्रति इकाई समय में प्रभावित आवेश को करंट बोलते हैं यानी विद्युत धारा बोलते हैं। तो Q बराबर IT नहीं हो जाएगा? Q बराबर IT। और I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और T का सेकेंड, एम्पियर सेकेंड नहीं आ गया ना, अब सेकेंड हो चाहे आवर हो जाए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो गया? अच्छा क्वेश्चन। तो ये था थोड़ा कि आपको आते हुए भी आप नहीं बना पाइएगा एग्जाम हॉल में जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। मतलब
एम्पियर घंटा किसका हो गया? तो आपको देखना चाहिए था कि जैसे एम्पियर का किसका होता है, आई का होता है, और घंटा क्या है, टाइम। किस फॉर्मूला में आई टी होता है? वो तो क्यू बराबर आई टी होता है, यानी क्यू क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक हो गया। ये सब डिराइव्ड मात्रक है, समझे? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो देखिए, वाट क्या पावर होता है, पावर क्या होता है? वर्क बाई सेकेंड होता है। तो वर्क का क्या होता है? जूल। और सेकेंड का क्या होता है? वर्क बाई टाइम होता है। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड। देखिए, इसी को क्या बोलते हैं? वाट। इसी को क्या बोलते हैं? जूल सेकेंड वाट बोलते हैं इसको, ठीक है? क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का, विभवांतर का। ओम क्या होता है? प्रतिरोध का। और वाट किसका होता है? शक्ति का, विद्युत शक्ति, सिंपल शक्ति बोलिए। तो विद्युत धारा का मात्रक। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ग्लोबल वार्मिंग के ऑक्सीजन हो सकता है क्या? नहीं जी। अमोनिया नहीं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग गैस जी, ग्लोबल वार्मिंग गैस बोलते हैं जी, ग्लोबल वार्मिंग गैस, GWG, ग्लोबल वार्मिंग गैस। ग्रीन हाउस गैस भी जो, तो ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। शरीर के भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब देखिए, शरीर की भोजन यानी भोजन है तो किसके प्रेजेंस में भोजन का टूटना होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन हो गया यानी ऑक्सीजन इसमें इंक्लूड हो गया तो उपचयन नहीं हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया? संयोजन नहीं जी, संयोजन में तो मिलना होता है। विस्थापन नहीं जी, अपचयन नहीं जी, उपचयन अभिक्रिया होता है, यानी आपका भोजन का पचना। अब देखिए, भोजन के पचना में थोड़ा सा दो चार चीज और देख लीजिए, आपके बार बार पूछता है कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो देखिए, पहला कौन सा अभिक्रिया है? ये अपघटन अभिक्रिया भी है, क्योंकि भोजन क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है, तो अपघटन अभिक्रिया भी है। अपघटन के बाद ये उपचयन भी है, उपचयन अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, संयोग होता है। तीसरा में क्या होगा? ये उष्माक्षेपी भी है, उष्मा केपी, यानी उष्मा इसमें निकलता है। आपको कभी कभी ये तीनों दे दे इनमें से सभी, तो आप सभी मारिएगा। भोजन का पचना अपघटन अभिक्रिया भी है। जानते हैं, भोजन हम जब करते हैं तो बड़ा बड़ा मोलिक्यूल, जैसे चावल गेहूं, ये सब बड़ा मोलिक्यूल, वो छोटे छोटे मोलिक्यूल में टूटता है, यानी अपघटन हो गया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमको कोशिकीय श्वसन होता है, यानी चयन हो गया। और इसमें जब भोजन पचता है तो हमें, आप पढ़े होंगे, कोशिकीय श्वसन में क्या बनता है? कोशिकीय श्वसन C6H12O6 प्लस O2 बनता है, तो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आपका बनता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा, और इसी के साथ इसमें ऊष्मा भी निकलता है, इसी के साथ इसमें ऊष्मा भी निकलता है, यानी ऊष्माक्षेपी। तो तीनों। नेक्स्ट देखिए, कली चूना पे जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब देखिए, कली चूना का परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? कली चूना यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें जल लगाएंगे तो क्या बनेगा? CaOH का होल टू, CaOH का होल टू बने, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। साथ ही क्या होगा? उष्मा, बहुत सारा उष्मा, उष्मा निकलेगा, तो कौन सा अभिक्रिया हो गया? उष्मा क्षेपी। आप इसको प्रैक्टिकली देखते होंगे, बताते हैं हम कैसे। आप खैनी के दुकान पे या पान की दुकान पे आप चुन्ना देखे होंगे। चुन्ना क्या होता है? जब चुन्ना सूखा हुआ रहता है, यानी जब दुकान से चुन्ना को लाते हैं, तो ये वाला है चुन्ना, कली चुना जिसको बोलते हैं। और जब इसी में पानी डाल देते हैं तो देखते हैं बहुत गर्म होकर फुट 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 करके निकलता है। तो गर्म निकलता है तो जो बन जाता है तो वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन गर्म निकलता है, बहुत तापमान उसका ऊंचा रहता है, तो उष्मा निकलता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ, इसको कली चूना बोलते हैं और इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको अब देखिए, दोनों का नाम, चार चार नाम हम याद कराए थे आपको। देखिए, ये क्या है? कली चूना, कली चूना। ये है आपका स्लैक कली चूना। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? कली चूना के बाद इसको देखिए, बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना, हाँ, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, क्विक लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना।
इसको स्लैक लाइम बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो जब अभिक्रियाशीलता का क्रम पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन, पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद ये तो आपको हमने याद कराया था कि एक जगह याद कर ली। इसके बाद आता था कि जिंक, उसके बाद आता था फेरस, उसके बाद आता था कॉपर, उसके बाद आता था Hg, Ag और आपके बाद Au। ये हमने आपको बताया था कि इतना याद कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा। 30 के लिए हम बताए थे कि 19 20, ये क्या है, 19 है, ये 20 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ये क्या है, 30 है, 26 है और ये 29 है। कम से कम इसे भी तो याद कर सकते हैं, 19 20 11 12 13, 30 26 29 और Hg, Ag, Au। अब देखिए, हम आपको पढ़ाए थे कि इधर जाने पे अभिक्रियाशीलताशील क्या होता है, कम होता है, यानी ऊपर वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील, नीचे वाला कम। ऊपर वाला चाहेगा तो नीचे वाले को हटा देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटाएगा। ठीक, तो देखिए अभी बोला है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो देखिए कॉपर है। कॉपर का पोजीशन क्या है, यहाँ पे Hg, यहाँ पे Ag, यहाँ पे Au, यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा कौन है, कॉपर है, क्योंकि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कॉपर है, इसलिए ठीक। आपको ये याद रखना चाहिए, कम से कम 2 भाग में याद कर लेना चाहिए। यही तो याद रहता है, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, कॉपर, Hg, Ag, Au। अब देखिए Hg है, Ag है, Au है, जिंक, फेरस, कॉपर, इसमें जरूर याद कर लीजिए, इसी में कंफ्यूजन। जिंक, फेरस, कॉपर, तो 30 26 29, ऐसे भी आप हम मोबाइल नंबर जैसे याद कर लीजिए, 30 26 29। चूना जल का रासायनिक सूत्र अभी बताए थे, चूना जल यानी CaO है, और इसमें जब जल मिला दीजिएगा तो क्या बनता है, CaOH का 2, चूना जल ये हो, ठीक है, CaOH का होल 2, तो कली चूना बोलते हैं। और जब जल इसमें मिला देंगे तो इसको चूना जल या बुझा हुआ चूना बोलिए या स्लैक लाइम बोलिए, ठीक है, तो CaOH का होल 2। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए अब आपको बताए थे कि हम लिटमस क्या होता है, लिटमस, लिटमस जो होता है ना, दो तरीका, 2 रंग का होता है, एक तो लाल होता है, लाल लिटमस, और एक नीला लिटमस। अब जब लाल क्या होगा, नीला में बदलेगा, और नीला किस में, लाल में बदलेगा। ये तो होता है, लिटमस 2 तरीका का, लाल और नीला। लाल लिटमस नीला में बदलता है, नीला लाल में बदलता है। देखिए, और अम्ल वाला में हमेशा आपको बताए थे कि अम्ल में लाल बनेगा, यानी अम्ल इसमें डालेंगे, में क्षार डालेंगे। इसमें पूछा है कोई विलयन लाल लिटमस को, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका कौन सा होगा, वो क्षार होगा। और क्षार का पीएच क्या होता है, क्षार का पीएच, क्षार का पीएच जो होता है हमेशा ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। 7 से ज्यादा, इसमें देखिए 11 भी है, 10 भी है, और बी मेरा आंसर। हमेशा याद रखिए कि लिटमस होता है 2 कलर का होता है, लाल लिटमस, नीला लिटमस। नीला लाल में बदलता है, लाल नीला में बदलता है। हम आपको बताए थे कि अम्ल के साथ लाल है तो ही लाल बदलेगा, जब इसमें लिटमस पेपर सोल्यूशन में डालेंगे तो ये लाल निकल के आएगा, तो लाल में लाल होगा, ये अम्ल में लाल बन जाता है, जबकि नीला किसमें, क्षार में बनेगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। और जब क्षार आ गया तो क्षार का पीएच 11 10 दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों आंसर मेरा हुआ। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध है, तो देखिए एल्काइन है। एल्काइन क्या होता है, काइन आपका होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्काइन में देखिए, ये जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको बोलते हैं एल्केन, जब कार्बन कार्बन के डबल होता है तो एल्कीन, एल एल्कीन। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसको बोलते हैं एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो यानी सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध रहेगा तो एल्काइन। तो पूछ रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होता है, 3 ना, क्या एल्काइन में 3 होता है।
नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का कितना बार आपको बताया गया, C12H22, C6H12O11 ग्लूकोज होता है, जबकि C12H22O11 ये आपका चीनी होता है। देखिए C6H12O6 ग्लूकोज हो गया। CH3COOH क्या होता है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक अम्ल, जिसे सिरका बोलते हैं। CH3COO क्या है? मेथ इथेनॉल, इथेनॉल है। और CH3 क्या है आपका, छोड़ दिया, यानी ये आपको कार्बन, ये टेट्राक्लोराइड कुछ होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन हाइड्राइड टेट्राक्लोराइड कुछ होता है। C6H12O6 याद करिए, बस दो आप याद रखिए, चीनी का C12H22O और C6H12O ग्लूकोज का। उच्च वसीय अम्लों के सोफिम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोफिम लवण साबुन कहलाते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है? तो हम आपको बताए थे, C डबल बॉन्ड O, अगर इधर H रहे और इधर खाली रहे तो इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O इधर भी खाली रहे, इधर भी खाली रहे, तो आपको इसको कीटोन बोलते हैं। ये तो हो गया कीटोन का, और ये हो गया एल्डिहाइड। CHO किसका है? अभिक्रियाशील मूलक जब आपको पढ़ाएंगे तो ये सब चीज और भी डिटेल में वहां बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तत्वों की परमाणु त्रिज्या आपका घटेगा। तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। यानी आपका ये है कि आवर्त की सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटता है। आवर्त की सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने, ऐसे जाने पे तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। क्यों? क्योंकि आकार में छोटा होते जाता है उधर, याद रखिए, घटेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में बताइए। ये वाला दिया हुआ है, इसको बताइए। अब आपको जब प्रेडिक्ट टेबल यानी आवर्त सारणी पढ़ाया गया होगा, तो आवर्त सारणी में आपको बताया गया होगा कि जब जैसे ही इधर क्या हो गया, आवर्त, आवर्त, और इधर क्या हो गया, वर्ग, ठीक है। तो जब आपको बताया गया था कि अधातु गुण जो होता है ना, अधातु गुण मतलब अधातु गुण जो होता है, इधर से इधर जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त में जाने पे बढ़ता है, जबकि इधर आने पे घटता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। और आधातु गुण पूछा हमसे, तो आधातु गुण प्रेडिक्टेबल दिख, आधातु गुण प्रेडिक्टेबल में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे, आवर्त में कैसे? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पे ये बढ़ता है, जबकि ऊपर से नीचे आने में, अब देखिए ये सब जो कंपाउंड जो आपको तत्व दिया हुआ है, इसका देखिए कैसे दिया हुआ है। लिथियम, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो आपको क्या है, ये एक आवर्त का सारा मेंबर है, नहीं है? तो पहले आपको परमाणु संख्या लिखना चाहिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। ठीक, ये हो गया। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 9, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन 10, फ्लोरीन 10 होगा, तो नाइट्रोजन 9 होता है, फ्लोरीन 10। अब देखिए, अभी इस क्रम में है, तो पहले कौन आना चाहिए? 3, यानी एल आना चाहिए। उसके बाद क्या? बेरिलियम आना चाहिए। उसके बाद क्या आ जाना चाहिए? 6 कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। ये ऑर्डर ऐसे होगा, जब पीरियोडिक टेबल में देखिएगा तो ये ऐसे है, ऐसे अरेंज होगा। अब आपको क्या बताएं कि अधातु गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त में बाएं से दाएं अधातु गुण बढ़ता है। सबसे ज्यादा अधातु किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद सबसे अधिक फ्लोरीन। तो देखिए फ्लोरीन सबसे अधिक कहाँ है? देखिए फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, लिथियम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आपको बस जो आवर्त सारणी था उसका उपयोग करना था कि अधातु गुण बाएं से दाएं जाने पे आवर्त में बढ़ता है, और यही इसको अरेंज कर देना। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या है? धातु नहीं जी, अधातु।
अधातु भी है लेकिन इसको उपधातु के श्रेणी में कहा जाता है। उपधातु में और कुछ कुछ होता है, कौन सा होता है? बोरोन, तो सिलिकॉन हुआ है सिलिकॉन। और क्या होता है? आर्सेनिक, आर्सेनिक। और एक होता है जर्मेनियम, जर्म। ये आपको 4-5 नाम याद रखना, कभी कभी आपको। बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम आपका उपधातु होता है। नामांकित में सॉरी, नामांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक देखिए, सोडियम क्या होता है? 11, इसका देखिए 2, 8 और 1 होता है। तो ये क्या होता है ना, हमेशा एक प्लस बनाता है, यानी एक जो इसके पास बाहरी कक्ष में जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी को दे देता है, हमेशा देने का काम करेगा, तो इसमें प्लस चार्ज आता है, तो यही विद्युत धनात्मक हो गया। प्लस चार्ज यानी धनात्मक है। जबकि ये सब क्या होता है? क्लोरीन पे माइनस होता है, इस पे भी माइनस में होता है, इसके भी माइनस में होता है, यानी ये सब आपका ऋणात्मक हो गया, ये धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? देखिए टिहरी बांध, एक तो हम आपको पढ़ाए थे जब जल विद्युत संयंत्र जो बनाते हैं, जल विद्युत में क्या स्थिति ऊर्जा का उपयोग करते हैं, क्योंकि हाइट से हम पानी को गिराते हैं, स्थिति ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। कहीं कहीं मान के चलिए जलप्रपात है, तो हाइट पे है, पानी गिर रहा है जलप्रपात में, लेकिन जलप्रपात नहीं है, जलप्रपात नहीं है, तो कृत्रिम व्यवस्था हम करते हैं, बांध बना लेते हैं, और बांध कई राज्यों में बांध बना हुआ है। उसी तरह टिहरी बांध का निर्माण पूछ रहा है किस प्रदेश में हुआ है, तो टिहरी बांध क्या है? उत्तराखंड में। और ये टिहरी बांध जो है ये किस नदी पे है? तो याद कभी पूछ देगा तो याद रखिए, गंगा नदी पे। टिहरी बांध किस नदी पे है? गंगा नदी पे है, और ये कौन सा में है? उत्तराखंड में। इसी तरह एक और याद रखिए, सरदार सरोवर परियोजना, एक और याद रखिए क्या? सरदार सरदार सरोवर परियोजना। कभी आपसे पूछ देगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी। क्योंकि ये सब थोड़ा सा विवादित ये सब परियोजना था, इसलिए सब हाईलाइटेड रहता है, तो आपको पूछा जाएगा। तो देखिए ये तो एक बार आपसे पूछा जा सकता है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है? उत्तराखंड। एक बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, टिहरी बांध किस नदी पे निर्मित है? तो गंगा नदी पे। उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? देखिए सोडियम को हम ना केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अब आपको प्रश्न आएगा कि क्यों भाई, क्यों सोडियम को डुबो के रखते हैं? तो देखिए सोडियम जो होता है ना, सोडियम हाईली एक्टिव एलिमेंट है, नहीं हाईली मतलब अधिक क्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील, अभिक्रियाशील तत्व है, अभिक्रियाशील तत्व है। यानी ये जो सोडियम है ना, सोडियम हमेशा ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, मतलब बहुत, मतलब थोड़ा सा इसको इन्वायरमेंट में छोड़िएगा ना खुला में, तुरंत ऑक्सीजन से नहीं तो नमी से मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेगा। और जब ये रिएक्ट करता है ना, तो मानिए रिएक्ट कर ले तो भाई ठीक है, रिएक्ट कर ले कुछ अच्छा बना दे तो सही है, लेकिन रिएक्ट करता है ना, अधिक मात्रा तापमान निकालता है, तब अधिक मात्रा में ये क्या निकालता है? उष्मा निकालता है। उष्मा निकालता है तो आसपास के क्षेत्रों में गर्मी प्रोड्यूस, अगर इस रूम में अगर सोडियम छोड़ देंगे तो इतना उष्मा निकलेगा, रूम गर्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोडियम को, जो हाईली अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना, कि अभिक्रियाशीलता को कम करने के लिए हम केरोसिन में डाल देते हैं, ताकि केरोसिन में रहेगा तो इसको ऑक्सीजन और वो नमी नहीं मिलेगा, और अपना रिएक्शन नहीं करेगा। सोडियम को रखते हैं, याद रखिएगा कि इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं सोडियम को। क्यों रखते हैं? क्योंकि सोडियम हाईली एक्टिव मेटल है, या आप वो एलिमेंट बोलिए, उसकी अभिक्रियाशीलता को कम करने के लिए केरोसिन में डाल के हम रखते हैं। ओके, थैंक यू। इसी के साथ यह सेट समाप्त हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, अपने दोस्तों को बताएं कि निःशुल्क व्यवस्था है, इसका लाभ उठाएं, और हम भी मोटिवेट हो ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।